Let's go! हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए एक धुआंधार सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम लोग पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे पर्यावरण की अवधारणाएं। अवधारणा का मतलब होता क्या है? ऐसी कोई मान्य विचारधारा जो स्वीकृत हो, उसे अवधारणा कहते हैं। तो पर्यावरण की अवधारणाएं कुल 4 हैं। तो ये पहला अवधारणा हम लोग देखते हैं, नियतिवादी अवधारणा। इसके लिए हम लोग एक परिस्थिति को देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि इंडिया से 10 लड़के यूएसए गए, यूएस। तो सबसे पहले इनको समस्या क्या आएगी? बात करने की समस्या आएगी। ये अपने बातों को उन तक नहीं पहुंचा पाएंगे या उनके बातों की नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले इनको क्या करना होगा? इनको या तो इन यूएस वालों को हिंदी सिखानी होगी, या खुद इंग्लिश ये सीख ले, या थोड़ा ये इंग्लिश हिंदी इनको सिखा दें और कुछ इंग्लिश ये सीख ले। तो इससे इनका काम बन जाएगा। इसमें नियतिवादी अवधारणा में के लोगों ने क्या कहा है कि इसमें प्रकृति श्रेष्ठ है, प्रकृति श्रेष्ठ है और मनुष्य गौण है। ठीक है। जिस प्रकार किसी जिले में पीएम आते हैं तो वहाँ के लोग पीएम के अनुसार हो जाते हैं, प्रधानमंत्री के अनुसार हो जाते हैं। उसी प्रकार अगर आप लोग अपने मामा के घर जाते हैं तो आप लोग उनके अनुसार हो जाते हैं। ठीक है। तो इसमें नियतिवादी विचारधारा के लोगों ने कहा कि जो मनुष्य होता है वह प्रकृति के हाथों का खिलौना होता है। मनुष्य तुच्छ है और प्रकृति श्रेष्ठ है। इस अवधारणा को पर्यावरणीय उपागम बोलते हैं। पर्यावरणीय का मतलब होता है प्रकृति, और उपागम का मतलब होता है अप्रोच या विचारधारा, और इसे ही प्रकृति केंद्रित अवधारणा बोलते हैं। इसे ही प्रकृति केंद्रित अवधारणा बोलते हैं। तो हम लोग सेकेंड देखेंगे। सेकेंड है संभववादी अवधारणा। इसी में देखिए, संभववादी अवधारणा में छुपा है संभव। मनुष्य के लिए सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। मनुष्य एक परिवर्तनशील प्राणी है जो प्रकृति के प्रत्येक पहलू में वो परिवर्तन कर सकता है। यह अवधारणा प्रयोगवाद पर बल देता है। अब हम लोग तीसरा देखेंगे, नवनियतिवादी अवधारणा। इसमें मनुष्य इसमें क्या है? इसमें नवनियतिवादी अवधारणा में क्या है कि न प्रकृति श्रेष्ठ है और न मनुष्य श्रेष्ठ है। दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया है। मनुष्य को उसी सीमा तक प्रकृति में छेड़छाड़ करना चाहिए जब तक कि प्रकृति नकारात्मक रूप से प्रभावित न हो। अगर प्रकृति नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा तो मनुष्य को प्रकृति के अनुसार हो जाना चाहिए। इसमें यह बताया गया कि जो भी संसाधन प्रयोग में किया जा रहा है उसे भविष्य की ज़रूरतों के हिसाब से, भविष्य की ज़रूरतों के अनुसार उसे प्रयोग में लाया जाए, ताकि उसे फिर भविष्य में प्रयोग किया जाए। तो इसे सतत विकास अवधारणा भी बोलते हैं, सतत विकास अवधारणा। और चौथा होता है पारिस्थितिकी अवधारणा। इसमें संतुलन, इसमें चौथा है पारिस्थितिकी अवधारणा। इसमें यह बताया गया कि प्रकृति श्रेष्ठ है लेकिन मनुष्य
का स्थान निचला नहीं है, वो भी प्रकृति का भाग है। मनुष्य को प्रकृति ही परिवर्तन करने का अवसर देती है और मनुष्य समाज का निर्माण करता है। तो आज का टॉपिक है पारिस्थितिकी, जिसका अंग्रेजी होता है इकोलॉजी। जो पारिस्थितिकी शब्द है वो ग्रीक भाषा के ओएकस और लोकस से बना है, जिसका अर्थ होता है रहने का स्थान और अध्ययन करने का स्थान। ये ग्रीक भाषा के, यहाँ देखिए ग्रीक जी है ना, तो ग्रीक भाषा के ओएकस और लोकस लोकस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है रहने का स्थान, रहने का स्थान। इसका होता है अध्ययन करने। तो हम पारिस्थितिकी का परिभाषा बनाएंगे। पारिस्थितिकी का परिभाषा बनाते समय हम लोग जीव शब्द का प्रयोग करेंगे, न कि मनुष्य का। जीव के रहने का स्थान का अध्ययन करना ही पारिस्थितिकी है, लेकिन ये शाब्दिक परिभाषा है, इसको इनकम्प्लीट माना जाता है। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैकेल ने। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने किया था 1866 में। इनकी एक पुस्तक है एन ऑर्गेनिज्म देन मॉर्फोलॉजी। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। इनके पुस्तक है एन ऑर्गेनिज्म देन मॉर्फोलॉजी। इसका ट्रिक बना लेंगे ATM, यहाँ नीचे वो लगा देंगे, एन ऑर्गेनिज्म देन मॉर्फोलॉजी। ठीक है। हम लोग सबसे पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद नोट्स आपको लास्ट में देंगे। अब हम लोग देखेंगे पर्यावास। हम लोग पहले इधर देखें, अगर वास शब्द को हम लोग ढक दे, वास को अगर ढक दे तो क्या दिख रहा है? पर्या दिख रहा है ना। पर्या से पर्यावास हो जाएगा, पर्यावरण हो जाएगा। पर्या से पर्यावरण हो जाएगा। अब पर्या को जब ढक देंगे तो क्या दिख रहा है? वास। तो वास से आवास हो जाएगा। तो इसका शाब्दिक परिभाषा हम लोग बनाते हैं। पर्यावरण में परिभाषा बनाते समय फिर हम लोग जीव का प्रयोग करेंगे, न कि मनुष्य का। तो पर्यावरण में जीव का आवास, आवास ही पर्यावास कहलाता है। अर्थात हम लोग इसकी परिभाषा अब देखेंगे। किसी एक विशेष स्थान पे भिन्न भिन्न जीवों का भिन्न भिन्न आवास होता है। फिर से एक बार परिभाषा देखेंगे। एक विशेष स्थान पे भिन्न भिन्न जीवों का अब भिन्न भिन्न आवास होता है, उसे पर्यावास कहते हैं। हम लोग 2 कंडीशन देखेंगे। पर्यावास का 2 कंडीशन देखेंगे। भिन्न भिन्न जीवों का एक आवास होता है।
और भिन्न भिन्न जीवों का अलग अलग भी आवास होता है। इसके एग्जाम्पल देखेंगे। भिन्न भिन्न जीवों का एक आवास, जैसे गांव होता है ना, गांव में मानव भी रहता है, कुत्ता भी रहता है, बिल्ली भी रहती है, सांप भी रहते हैं। तो भिन्न भिन्न जीवों का एक आवास है ना, तो ये कंडीशन फुलफिल होता है, तो गांव क्या हो जाएगा, पर्यावास हो जाएगा। ठीक है। और सेकेंड वाला कंडीशन देखेंगे, भिन्न भिन्न जीवों का अलग अलग आवास होता है और भिन्न भिन्न जीवों का अलग आवास होता है। इसको देखते हैं। जैसे शेर जंगल में रहता है, हवेली समुद्र में रहती है और मानव गांव। तो भिन्न भिन्न जीवों का भिन्न भिन्न आवास होता है। तो सेकेंड कंडीशन फुलफिल होता है। तो अब आइए हम लोग देखेंगे पर्यावास के घटक। पर्यावास के घटक। पर्यावास के घटक 3 होते हैं। जल, आवास, भोजन। तो सब जीवों को जीने के लिए ये 3 चीज होने बहुत जरूरी है। तो जल तो आप समझ सकते हैं, पीने के लिए, भोजन खाने के लिए, आवास को हम लोग देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल पॉइंट है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ मनुष्य है और इधर बनाते हैं हम लोग शेर। शेर अगर मैदानी भाग में आ जाता है तो शेर के लिए खतरा होगा ना, और मनुष्य अगर जंगल में चला जाता है तो मनुष्य के लिए खतरा है। इसलिए सभी जीव अपने आवास में रहते हैं तो वो सुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक है। तो अब आइए हम लोग देखेंगे निकेत। निकेत, ठीक है। निकेत का मतलब होता क्या है? जीवों का कार्यात्मक क्षमता ही निकेत कहलाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, हम शिक्षण कर रहे हैं, तो हमारा निकेत क्या होगा? शिक्षण होगा। जैसे आप लोग अधिगम कर रहे हैं तो आप लोग का निकेत क्या होगा? अधिगम। ठीक है। ओके। कार्यात्मक क्षमता, जीवों का कार्यात्मक क्षमता ही निकेत कहलाता है। तो आइए हम लोग इन सबको नोट्स के तौर पे इकट्ठा कर लेते हैं। तो हम लोग पारिस्थितिकी का परिभाषा देखेंगे। पर्यावास और निकेत की आपसी अंतःक्रिया ही पारिस्थितिकी कहलाता है। तो नोट्स के तौर पे लिखते हैं।
थैंक यू। जो भी कमियां हो हमारे वीडियो में उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं ताकि हम उन कमियों को दूर कर सकें। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।